हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। कल हम लोगों ने सीपीसी का रैपिड रिवीजन सेशन जो है वो स्टार्ट किया था। एक सेशन हमारा हो चुका है जिसमें हमने सीपीसी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को रिवाइज कर लिया था। सेक्शन 1 को रिवाइज कर लिया, सेक्शन 2 को रिवाइज कर लिया और सेक्शन 2 में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आगे के सेक्शंस के बारे में, यानी कि सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सारे सेक्शंस को हम लोग आज अपने इस रैपिड रिवीजन सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उन सब लोगों को बोलूँगा कि आप हमारे चैनल जुडिशरी एग्ज़ाम 360 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल जुडिशरी एग्ज़ाम 360। और इसके साथ साथ अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म क्या है? अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज बेसिकली ए पेड प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदने का सोच रहे हैं जुडिशरी के लिए, तो आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं एंड माई कोड इज़ SAVY10। इस कोड को यूज़ करने पे आपको जुडिशरी के सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिलता है। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप कितनी भी ड्यूरेशन के लिए अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म जो है वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप किसी भी फैकल्टी का कोई भी लेक्चर आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो चाहे आपको मेजर लॉस पढ़ने हैं, माइनर लॉस पढ़ने हैं, लोकल लॉस पढ़ने हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ना है आपको, आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं और ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये कुछ बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म की, जैसे कि लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्टडी प्लानर हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है एंड टेस्ट एनालिसिस यहाँ पे प्रॉपर मिलता है। इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ये ड्यूरेशंस हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, जो भी आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माई कोड SAVY10, जिस कोड को यूज़ करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर ये सारे के सारे बैचेस अभी ऑन गोइंग है। ये सारे बैचेस अभी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑन गोइंग है। जो यहाँ आपके सामने है, ये सारे बैचेस आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ ये एक्सपर्ट बैच अनअकैडमी प्लस के ऊपर स्टार्ट हुआ है। स्पेशल क्लास की अगर हम बात करें जो कि अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे होती है, ये पूरी तरीके से फ्री क्लास होती है। इस क्लास को कैसे अटेंड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी प्रोफाइल पे क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मेरी ये फ्री स्पेशल क्लास जो होती है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। क्लास पूरी तरीके से लाइव होती है, इसमें आप पोल से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं और लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन। एंड अगर आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप कोई मैसेज है अपना जो मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है ये संयोग व्यास जुडिशरी, दिस इज़ द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल पे आकर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन। तो चलिए अब हमारे रैपिड रिवीजन सेशन को शुरू करते हैं और सीपीसी के उन सेक्शंस की बात करते हैं जिन सेक्शंस को हमने कल डिस्कस नहीं किया था। तो हमने कल सेक्शन 2 तक डिस्कस कर लिया था, अब सेक्शन 3 से शुरू करते हैं आगे। अब सेक्शन 3 से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप बैराट में सेक्शन 3 को ज़रूर रीड करें। अब बैराट में सेक्शन 3 को कैसे डिफाइन कर रखा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। So for the purpose of this code, the district court is subordinate to the high court। देखिए क्या लिखा हुआ है कि district court subordinate होंगे किसके, हाई कोर्ट के। and every civil court of a grade inferior to that of a district court, and every civil court of a grade inferior to that of a district court, and every court of a small causes is subordinate to the high court and district court। all right, is inferior, किसका inferior है, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। अब इस डेफिनेशन को समझाने के लिए, ठीक है, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये देखिए मैंने एक चार्ट बनाया, ठीक है, और इस चार्ट से आप सेक्शन 3 को समझ लीजिए। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कौन से होंगे, कोर्ट्स जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो है सिविल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो कोर्ट, सिविल कोर्ट एंड
कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज ये दोनों के सबऑर्डिनेट होंगे, ये अब हाई कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी सबऑर्डिनेट है। इज इट क्लियर? यही लिखा हुआ है किसमें? यही लिखा हुआ है सेक्शन 3 में कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जब बात की जाएगी तो हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे कौन से कोर्ट? सिविल कोर्ट, जो रैंक में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे आते हैं, एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एंड सिविल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट के क्या होंगे? सबऑर्डिनेट होंगे। ऑल राइट, ये बात समझ में आई? ठीक है, ये सेक्शन 3 हमारा यहाँ पे क्या होता है? सेक्शन 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 किसके बारे में है? अगर हम यहाँ पे बैराक पे एक बार नजर डालें तो देखिए बैराक में क्या लिखा हुआ है। बैराक में लिखा हुआ है सेविंग्स। तो ये सेविंग्स बेसिकली क्यों लिखा हुआ है? एंड हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग्स? सेविंग्स से यहाँ क्या मतलब है, क्या कहा गया है, इस एस्पेक्ट को जरा समझ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट any special or local law now in force or any special jurisdiction or power conferred or in any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force। तो चलो मैं अब आपको एक चार्ट की फॉर्म में समझा देता हूं कि सेविंग्स का यहाँ पे क्या मतलब है। सेविंग का यहाँ पे मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस बने हुए हैं उनको सीपीसी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेगा। सीपीसी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेगा, ये सेविंग का मतलब है कि पहले जो प्रीवियस लॉ था और प्रीवियस लॉ ने अगर कोई राइट दे रखे थे, कोई राइट्स दे रखे थे, तो नया लॉ जो है वो उन राइट्स के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं डालेगा। यही सेविंग क्लॉज में लिखा हो। ऑल राइट, सो रीड दिस लाइन, सेविंग्स मीन्स दैट इट सेव्स ऑल द राइट इन द पार्टी प्रीवियसली हैड। तो जो पुराने राइट्स है उनको प्रिजर्व करवाता है कौन सा क्लॉज? सेविंग क्लॉज प्रिवेंट करवाता है। तो यहां पे मैंने एक चार्ट बना रखा है कि अगर मान लो कोई प्रीवियस लॉ है, उसने कुछ राइट्स ग्रांट कर रखे हैं प्रीवियस लॉ ने, तो नया लॉ जो है उसमें जो सेविंग क्लॉज होगा वो प्रोटेक्ट कर देगा राइट्स ऑफ प्रीवियस लॉज को। नए लॉ में जो सेविंग क्लॉज होगा वो प्रोटेक्ट कर देगा राइट्स ऑफ प्रीवियस लॉज। तो प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, पुराने वाले राइट्स को प्रिजर्व करवाता है। नए लॉ का इंपैक्ट पुराने लॉ के थ्रू दी गए राइट्स के ऊपर ना पड़े, प्रिविलेजेस पे ना पड़े, रेमेडीज पे ना पड़े, इसलिए ये सेविंग क्लॉज का प्रोविजन जो है ये रखा गया। ऑल राइट, ये बात समझ में आई आपको? तो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए स्पेशल और लोकल लॉ, जिसमें अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर है तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग सीपीसी जो है वो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं डालेगा, वो इन एप्लीकेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन 4 को आप अच्छे से पढ़ोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली, यहाँ पे ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया है। नाउ ये सेविंग वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है, सेविंग्स को हमने यहाँ पे देख लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स। अब रेवेन्यू कोड्स के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए सीपीसी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 5। लेकिन सेक्शन 5 पे आने से पहले एक बार सारे सेक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं जो सेक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। हमने सेक्शन 1 को पढ़ा जिसमें सीपीसी का शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, एप्लीकेबिलिटी ये सब लिखा हुआ है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 2 को जिसमें कि डेफिनेशन है, और हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी पढ़ी? हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री की डेफिनेशन, फिर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में डिग्री होल्डर की डेफिनेशन को, सेक्शन 2 क्लॉज 8 में जज की डेफिनेशन को, 2 क्लॉज 9 में जजमेंट की डेफिनेशन को, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर की डेफिनेशन को, एंड सेक्शन 2 क्लॉज 18 में रूल्स की डेफिनेशन को हमने पढ़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देखी थी, और सेक्शन 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट को भी हमने पढ़ा था। उसके बाद आया सेक्शन 3 में सबऑर्डिनेशन के बारे में था। तो क्या लिखा हुआ था सेक्शन 3 में? तो सेक्शन 3 की हमने जब बात की थी तो सबऑर्डिनेट कोड के बारे में लिखा हुआ है किसमें? सेक्शन 3 में। उसके बाद जब हम सेक्शन 3 से आगे पहुंचते हैं तो आता है सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 किसके बारे में है? नाउ सेक्शन 4 विच इज ऑल अबाउट सेविंग के बारे में। और सेक्शन 5 अब किसके बारे में आ गया? नाउ दिस इज अबाउट रेवेन्यू कोड्स। तो अब ये रेवेन्यू कोड्स को लेकर आ गया। तो यहाँ पे एक बात करते हैं रेवेन्यू कोड्स की। तो रेवेन्यू कोड्स किस तरीके से काम करते हैं, एक बार इस चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द चार्ट।
रेवेन्यू कोड, इस चार्ट को देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब रेवेन्यू कोड बेसिकली कौन से कोड होते हैं? सो कोड अंडर एनी लोकल लॉ जो कि कॉम्पिटेंट होते हैं एंटरटेन करने के लिए सूट्स रिलेटिंग टू रेंट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ऑफ लैंड। तो रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ऑफ लैंड, ठीक है, जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ऐसे सारे मैटर्स कहाँ जाते हैं? ऐसे सारे मैटर्स जो हैं वो रेवेन्यू कोड्स में जाते हैं। इज इट क्लियर? तो रेवेन्यू कोड बेसिकली कोड अंडर एनी लोकल लॉ जो कि कॉम्पिटेंट होंगे एंटरटेन करने के लिए कौन से मैटर्स को, मैंने आपको बता दिया, रेंट, रेवेन्यू या प्रॉफिट्स ऑफ लैंड जो एग्रीकल्चर नेचर के हों। तो सीपीसी क्या उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो यहाँ पे देखिए सीपीसी उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू कोड जो है वो अगर स्पेशल और लोकल लॉ में कवर होते हैं, स्पेशल और लोकल लॉ में कवर होते हैं, तो सीपीसी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। सीपीसी रेवेन्यू कोड्स पे सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब किसी मैटर के ऊपर कोई स्पेशल या लोकल लॉ साइलेंट है। तो जब किसी स्पेशल या लोकल लॉ के ऊपर सीपीसी साइलेंट है तो उस सिचुएशन में स्पेशल और लोकल लॉ अगर साइलेंट है तो इन दैट सिचुएशन सीपीसी जो है वो अप्लाई होता है। तो उस केस में सीपीसी जो है वो अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज रेवेन्यू कोड में सीपीसी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास में राइट होता है कि कुछ सीपीसी के ऐसे मैटर्स को रेवेन्यू कोड्स में अप्लाई कर दें विथ मॉडिफिकेशंस। विथ मॉडिफिकेशंस उसको रेवेन्यू कोड में क्या कर सकते हैं? रेवेन्यू कोड में अप्लाई कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे आपको बताया, ये पॉइंट मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने बताया सेक्शन 5 में कौन से कोड्स आते हैं? रेवेन्यू कोड्स आते हैं। रेवेन्यू कोड में कौन से मैटर आते हैं? रेंट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ऑफ लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर रेवेन्यू कोड स्पेशल और लोकल लॉ से गवर्न होता, सीपीसी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर स्पेशल और लोकल लॉ किसी पॉइंट के ऊपर साइलेंट है तो उस केस में सीपीसी को अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन के साथ क्या कर सकती है? मॉडिफिकेशन के साथ सीपीसी को अप्लाई कर सकती है। अब बात करते हैं कौन से सेक्शन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 6 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब सेक्शन 6 के बारे में बात करते हैं। मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सीपीसी को एक बार पहले पढ़ा है। इस रैपिड रिवीजन सेशन में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सीपीसी को पहले पढ़ा है, क्योंकि अगर आपने सीपीसी को पहले नहीं पढ़ा है और अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और सीपीसी को पढ़ रहे हैं तो ये आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं या सीपीसी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा जो सीपीसी के ऊपर है, जहाँ मैंने डिटेल फॉर्म में एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, तब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 6। सेक्शन 6 ऑफ द सीपीसी ये किसके बारे में? नाउ इट इज़ अबाउट पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में है सेक्शन 6। अब यहाँ हम लोग पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब टर्म आता है पेक्यूनरी, तो पेक्यूनरी में हम लोग क्या बात करते हैं? पेक्यूनरी में हम लोग बात करते हैं मनी की, मॉनेटरी लिमिट्स की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सो सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits of its ordinary jurisdiction। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा क्या मतलब है? इसका सिंपल से ये मतलब है कि हम हमेशा कोर्ट का जुरिसडिक्शन जो है वो देखते हैं, ठीक है। कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग ही कोर्ट में सूट फाइल किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक कोर्ट के पास में 20 लाख रुपए तक के मैटर को एंटरटेन करने का जुरिसडिक्शन है तो उस कोर्ट में सिर्फ वही मैटर आ सकते हैं जिसमें 20 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्वॉल्व हो। 50 लाख रुपए वाला मैटर उस पर्टिकुलर कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट के पास पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन नहीं है। तो आपको याद होगा कि हमने मीन प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था। तो मीन प्रॉफिट के बारे में हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज 12 में पढ़ रहे थे। तो वहां पे आपने देखा होगा मीन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा मेरे लास्ट सेशन में। तो वहां जिस मीन प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आप मीन प्रॉफिट कितना क्लेम कर रहे हो? अगर आप 50 लाख रुपए का मीन प्रॉफिट क्लेम कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कोर्ट है जो 50 लाख रुपए के मीन प्रॉफिट के क्लेम को एंटरटेन कर सकता है। अब यहाँ पे कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन देखना पड़ता है। अब कोर्ट के पास अलग अलग तरीके के जुरिसडिक्शन होते हैं, वो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन भी हो सकता है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो जुरिसडिक्शन जो है वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर से भी हो सकता है। तो
ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी हो सकता है, अपीलिएट जुरिडिक्शन भी हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है तो यहाँ पे हमें कोर्ट के जुरिडिक्शन का नेचर भी देखना होता है। यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई दैट इज पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, सो इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी लिमिट्स। ये सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? ये सिर्फ मॉनेटरी लिमिट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और इस सेक्शन में बेसिकली क्या लिखा हुआ है? तो इस सेक्शन में देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। तो सेक्शन 16 और सेक्शन 15 के साथ भी इसको जरूर देखना है। किसके साथ देखना है इसको? इसको सेक्शन 16 एंड सेक्शन 15 के साथ भी हमें देखना है। क्यों देखना है इसको सेक्शन 16 और 15 के साथ? जब हम इन दो सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जब हम जुरिसडिक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 तक की बात हम लोग करते हैं। तो सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 के बारे में हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में या रॉन्ग के केस में किसी भी तरीके का टॉर्ट कमिट किया है तो कौन से कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई या डैमेजेस क्लेम करने का केस हो गया, तो वहां हम सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 तक देखते हैं। लेकिन सेक्शन 6 सिंपली इतनी बात कहता है कि हम कोर्ट की मॉनेटरी लिमिट्स को देखेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल देके आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपने कंज्यूमर फोरम्स के बारे में सुना होगा, आपने स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम, इन सब के बारे में सुना होगा। तो जो कंज्यूमर फोरम्स होती है ना, उनके पास में भी क्या होता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट का जुरिडिक्शन होता है, जुरिडिक्शन होता है। अगर मैं पुराने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आपको एग्जाम्पल देके बताऊं तो वहां पे 20 लाख, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा, इस तरीके से जुरिडिक्शन जो था वो डिसाइडेड था। यहाँ पे ये बात क्लियर करनी इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है किसको? वो डिस्ट्रिक्ट फोरम को, स्टेट कमीशन को, नेशनल कमीशन को रेगुलेट करता है। वहां पे सीपीसी रेगुलेट नहीं करता। सीपीसी का कंज्यूमर फोरम से या डिस्ट्रिक्ट कमीशन से या नेशनल कमीशन से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बेसिकली आपको ये पेक्यूनरी का जो कॉन्सेप्ट है ये बताने के लिए अमाउंट वाली लिमिट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि हम सूट में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है हम उसको देखेंगे। अच्छा, कौन देखेगा इसको? ये प्लेंटिफ तय करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्लेंटिफ डिसाइड करेगा। प्लेंटिफ कोर्ट का लिमिट्स कभी प्लेंटिफ डिसाइड नहीं करता, वो तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि एक पर्टिकुलर कोर्ट जो है वो कितने अमाउंट तक का मैटर एंटरटेन कर सकती है। ये किसने डिसाइड कर दिया? ये स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड। ऑल राइट, ये स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। अब प्लेंटिफ को जज करना है कि मुझे कौन से कोर्ट में केस फाइल करना है। तो ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कोर्ट है जहां पे प्लेंटिफ जो है वो मीन प्रॉफिट के लिए सूट फाइल करना चाहता है, लेकिन कोर्ट के पास उतने अमाउंट का जुरिडिक्शन ही नहीं है। मान लीजिए उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास में 40 लाख रुपीस तक का जुरिडिक्शन है और प्लेंटिफ जो है 50 लाख रुपीस क्लेम करना चाहता है या 42 लाख रुपीस मान लीजिए क्लेम करना चाहता है। तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है? प्लेंटिफ अपना अमाउंट कम दिखा सकता है अपने प्लेंटिफ, हालांकि इसमें लॉस प्लेंटिफ का ही है। लेकिन अगर वो अमाउंट अपने प्लेंट में 40 लाख रुपीस कर देगा तो उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास उस मैटर को एंटरटेन करने का जुरिसडिक्शन। ऑल राइट, तो ये मैंने सेक्शन 6 के बारे में बात की, सेक्शन 6 के बारे में बात करी। और अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 7 किसके बारे में है? ये है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट के बारे में। और सेक्शन 8 किसके बारे में है? सेक्शन 8 जो है ये प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट के बारे में, स्मॉल कॉजेस कोर्ट के बारे में। स्मॉल कॉजेस कोर्ट में बेसिकली कौन से आते हैं? तो हम लोग उसमें रेंट कंट्रोलर को शामिल कर सकते हैं। स्मॉल कॉजेस कोर्ट में हम लोग किसको शामिल कर सकते हैं? रेंट कंट्रोलर की जो कोर्ट्स होती हैं उसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल कॉजेस कोर्ट मैंने आपको बता दिया। अब सिंपली आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड यूज किए हैं ना प्रोविंशियल, ये जो वर्ड यूज किए गए हैं प्रोविंशियल, और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्या? प्रेसिडेंसी। तो ये प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी वर्ड जो है ये पॉपुलर थे ब्रिटिशर्स के एरा में, जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी, कैलकाटा, इस तरीके से, है ना,
मद्रास, कैलकाटा, इस तरीके से ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में प्रेसिडेंसीज चला करती थी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट मैंने आपको बताया और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस। तो सेक्शन 7 किसका है? सेक्शन 7 प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड का है एंड सेक्शन 8 किसका है? ये प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड का है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 7 में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बॉडी ऑफ द कोड which do not extend to the small causes, list of the provision of the body of the court. For example, अपील के प्रोविजन, रिव्यू के प्रोविजन, रिवीजन के प्रोविजन, यानी कि सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 112 एंड सेक्शन 115, ये वो प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 7 के ऊपर एप्लीकेबल, सेक्शन 7 में जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। एक बार बैराक में नजर डाल दीजिए, नजर डाल लीजिए, द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल नॉट एक्सटेंड टू कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट 1887 और अंडर द बिरार स्मॉल कॉजेस कोर्ट लॉ। ऑलराइट, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजन जो है स्मॉल कॉजेस कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होते उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट है, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे ये बता दिया कि ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि अपील के, रिव्यू के, रिवीजन के, ये प्रोविजन एक्सटेंड नहीं होते स्मॉल कॉजेस कोर्ट के ऊपर। ये हमने सेक्शन 7 को भी समझ लिया। सेक्शन 7 के बाद अब बात करते हैं किसकी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 8। सेक्शन 8 किसके बारे में बात करता है? अब ये बात करता है किसके बारे में? नाउ दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड के बारे में ये सेक्शन। और सेक्शन 8 में यहां पे ये लिखा हुआ है दैट प्रोविजंस इन द बॉडी ऑफ दिस कोड, प्रोविजंस इन द बॉडी ऑफ दिस कोड शैल नॉट एक्सटेंड नहीं होंगे किस पे? सूट ऑफ प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, जो कि कैलकाटा प्रेसिडेंसी में हो, मद्रास में हो या बॉम्बे में हो। तो ये जो सेम बात जो सेक्शन 7 में लिखी हुई थी, सेक्शन 8 में उसको मॉडिफाई करके बताया गया है। सेक्शन 8 ने उसको स्पेसिफिकली प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट किया है, रिक्रिएट किया गया। ये देखिए, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24, 38, 41, 75, clause A, B and C and by presidency small causes court, the provision in the body of this code shall not extend to any suit or proceeding in any court of small causes established in the towns of Calcutta, Bombay and Madras। ठीक है, तो यहाँ पे भी बता रखे हैं कि जो प्रोविजंस है बेसिकली वो एप्लीकेबल नहीं होते सीपीसी के। तो कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, इसके लिए रेलेवेंट सेक्शन कौन सा है? इसके लिए यहाँ पे रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 8। ऑल राइट एवरीवन, अब चलो किसके बारे में बात करते हैं? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 9। तो यहाँ पे अब हम सेक्शन 9 के ऊपर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन 9 में सीपीसी में क्या लिखा हुआ? ओके, तो लेट्स लुक एट सेक्शन 9। सेक्शन 8 तक हमने प्रॉपर रिवीजन कर लिया। एक बार फटाफट अगर रिकॉल करें हम सारे 8 सेक्शंस को, सारे जो हमने 8 सेक्शंस अब तक रिवाइज कर लिए हैं। सेक्शन 1 किसका था? जिसमें सीपीसी का शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल सेक्शन में लिखा हुआ। फिर सेक्शन 2 किसके बारे में है ना? वो डेफिनेशंस के बारे में है। सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के बारे में। फिर सेक्शन 4 सेविंग के बारे में। सेक्शन 5 किसके बारे में था? फिर सेक्शन 5 जो आया वो बेसिकली रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में। फिर सेक्शन 6 के बारे में आया, सेक्शन 6 आया पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। फिर सेक्शन 7 विच इज वाज ऑल अबाउट प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट। सेक्शन 8 जो था प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट के बारे में। एंड अब आ रहा है सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 के बारे में बात करते हैं। तो यहां से शुरू होगा जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स के बारे में हम कहाँ बात करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9। अब देखो सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है। कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर। कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is expressly or impliedly barred। Getting my point? ये यहां पे लिखा हुआ है कि कोर्ट के पास में क्या होगा? जुरिसडिक्शन होगा सारे सूट्स को ट्राई करने का जो कि सिविल नेचर के होंगे, एक्सेप्टिंग सूट्स जिनकी कॉग्निजेंस जो है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है। अब एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें सेक्शन 9 में ये देखना होता है कि सारे मैटर क्या होने चाहिए? सिविल नेचर के होने चाहिए।
अब सिविल नेचर के मैटर हैं तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन अगर उसकी कॉग्निजेंस को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर रखा है, एक्सप्रेसली बार या तो सीपीसी ने कर रखा हो या किसी अदर लॉ ने बार कर रखा हो। एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। आर्बिट्रेशन के मैटर का कॉग्निजेंस सीपीसी में सिविल कोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सप्रेस बार है एक तरीके से। एक्सप्रेस बार का मतलब है ये वो बार है या तो सीपीसी ने क्रिएट कर दी हो या अदर लॉ ने क्रिएट कर दी। अब सीपीसी नहीं ले सकता तो इसका एक एग्जाम, सिविल कोर्ट नहीं ले सकता, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा के बारे में लिखा हुआ है। रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अदर लॉ की अगर मैं बात करूं तो जो राइट कंज्यूमर फोरम्स के पास में है या मैं बोलूंगा कि स्टेट कमीशन के पास में, नेशनल कमीशन के पास में है, वहां पे वो लोग कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। कौन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता? तो मैंने आपको बताया कि देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ए सेपरेट लॉ। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक सेपरेट लॉ है, तो वो मैटर जो है वो कंज्यूमर फोरम में जाएगा या स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में जाएगा। यहां पे सिविल कोर्ट जो है ना, सिविल कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? अब मैं बात करूं इंप्लाइड बार के बारे में, तो इंप्लाइड बार में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कभी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है ना अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मोरालिटी को लेकर सेक्शन 23 लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को लेकर है। तो वहां आपको ये बेसिकली पॉइंट मिल जाएगा। तो इनडायरेक्ट बार अगर क्रिएट कर रखी हो, तो अगर इनडायरेक्ट बार क्रिएट कर रखी है तो भी सीपीसी में सिविल कोर्ट उस मैटर के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। ऑल राइट, अब सेक्शन 9 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 9 की अब जब हम बात कर रहे हैं, सिविल नेचर को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जिनके ऊपर सिविल कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मैंने आपको बताया, देखो, सूट्स रिलेटिंग टू पार्टीशन, रिकवरी, पोजेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ सिविल रॉन्ग्स, इन सारे मैटर्स के ऊपर क्या हो सकता है? इन सारे मैटर्स के ऊपर सेक्शन 9 में कोई भी सिविल कोड जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन रिलीजियस मैटर्स के ऊपर कभी भी कोई सिविल कोड जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कौन से राइट्स? रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, क्योंकि वो रिलीजन का मैटर है, उसमें लॉ इंटरफेयर नहीं करता। फिर मैंने बोला एक्सपल्शन ऑफ कास्ट, ये मैटर भी सीपीसी में, इसके लिए सिविल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। लेकिन यहां मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कास्ट का एक डिनर फंक्शन है, ठीक है, एक डिनर फंक्शन है और उस डिनर फंक्शन में किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बुलाया, तो वो उसके लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है, तो वो उसमें सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता। अब एक्सपल्शन ऑफ कास्ट को एक और पॉइंट से देखिए। एक्सपल्शन ऑफ कास्ट अगर किया गया है तो इसको आप एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें कि किसी पर्सन के लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ, किसका वॉयलेशन हुआ है? लीगल राइट का वॉयलेशन। दैट मैटर कुड बी रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन, वो मैटर इनडायरेक्टली कास्ट एंड रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन हम उसमें ये देखेंगे, एक्सपल्शन ऑफ कास्ट अगर हुआ है तो हम ये देखेंगे कि क्या उसके किसी लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देकर अभी ये बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई डिनर पार्टी थी, उसमें नहीं बुलाया, तो वो सोशल राइट का वॉयलेशन है। वहां पे सिविल कोर्ट उस मैटर का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। लेकिन अगर किसी के लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ, ये बात आप समझिएगा। सो यू नीड टू नो कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं लीगल राइट एंड सोशल राइट में। अगर इनडायरेक्टली कोई सोशल राइट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, इनडायरेक्टली कोई सोशल राइट इन्वॉल्व हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी क्वेश्चन क्या होना चाहिए? प्राइमरी क्वेश्चन लीगल राइट होना चाहिए। तो अगर किसी लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है तो उस केस में सिविल कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है, चाहे इनडायरेक्टली उसमें क्वेश्चन ऑफ रिलीजन ही क्यों ना इन्वॉल्व हो। ये बात समझ में आई आपको?
चाहे इनडायरेक्टली उसमें क्वेश्चन ऑफ रिलीजन ही क्यों ना इन्वॉल्व हो। ऑल राइट, इतना पूरी तरीके से समझ में आ गया आप सबको? इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए, कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। कॉग्निजेंस जो है वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ सीपीसी के सेक्शन 11 में मान लो बार कर रखा, तो सेक्शन 11 में यहाँ पे बार कर रखा है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से एक्सप्रेस बार हो गया, और इम्प्लाइड बार के भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बता दी। तो ये हमने किसकी बात कर ली, ये हमने सेक्शन 9 को डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन 9 के बाद में नंबर आता है किसका, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, इन सेक्शंस को डिस्कस करना है। लेकिन इन सारे सेक्शंस को अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 20 तक के जो रिवीजन का पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आज हमने सेक्शन 10 को रिवाइज अभी नहीं किया है, लेकिन सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सारे सेक्शंस को हमने रिवाइज कर लिया है। और मैं ये चाहूँगा कि आप 1 से लेकर 9 तक प्रॉपर रिविजन कर लें। आगे के सेक्शंस का रिविजन करते हैं हम लोग इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मैं आप लोगों से मिलता हूँ रैपिड रिविजन के अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।